हेलो दोस्तों। आज हम सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का सेकंड यूनिट जो हमारा बाकी था वो कंप्लीट करेंगे। उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि पहले आप थोड़ा इसके पहले जो हमने कवर किया था वो एक बार आप पढ़ ले, उसके बाद आप ये वीडियो की तरफ जाए तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेगा। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ वो पिछले कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, तो पिछला वाला समझा होगा, आपको याद होगा, उसके बाद आप ये देखो तो अच्छे से समझ जाएगा। मैं थोड़ा सा पहले जो हमने कवर किया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या क्या कवर किया था हमने क्लास में। हमने चैप्टर 2 का डिमांड वाला जो यूनिट है वो कवर कर दिया था पूरा। उसके बाद हमने सप्लाई का भी यूनिट कवर कर दिया था। आज हम ये सेकंड यूनिट जो हमने उसका पहला कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो भी हमने ऑलरेडी क्लास में ही कवर कर लिया है, जिसमें हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा, क्योंकि ये जो आज कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, ये थोड़ा थोड़ा यूटिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ यूटिलिटी का मतलब हमने क्या देखा था। यूटिलिटी का मतलब होता है एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर कोई भी जब चीज़ परचेस करता है, कोई भी कमोडिटी परचेस करता है, तो परचेस करने से पहले उसमें वो कुछ यूटिलिटी देखता है, एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन उसमें वो देखता है, उसकी नीड को वो सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं वो देखता है। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये थ्योरी दी थी और उन्होंने एज्यूम किया कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी ही मेजर किया जा सकता है। तो एक कंज्यूमर कितने पैसे देने को रेडी है उतनी उसकी यूटिलिटी मानी जाती है। मान लो पानी की बॉटल है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो कंज्यूमर 30 रुपये देने को भी रेडी है। इसका मतलब वो पानी की बॉटल में 30 की यूटिलिटी देखता है। हाँ, एक्चुअल प्राइस हो सकता है 20 रुपीज़ हो। तो अगर एक्चुअल प्राइस 20 रुपीज़ है और कंज्यूमर उसमें यूटिलिटी जो देख रहा है वो 30 रुपीज़ की है, तो ऑब्वियस बात है कंज्यूमर उसमें ज़्यादा यूटिलिटी देख रहा है, तो वो खुशी खुशी वो चीज़ परचेस कर लेगा 20 रुपीज़ में। हाँ, लेकिन अगर उसको 30 की यूटिलिटी दिख रही है लेकिन वही पानी की बॉटल 35 में मिल रही है एक्चुअल में, तो वो परचेस नहीं करने वाला है, क्योंकि जितना वो यूटिलिटी देख रहा है उससे ज़्यादा में एक्चुअल प्राइस है बॉटल की, तो वो परचेस नहीं करेगा। तो हमने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि कंज्यूमर जब जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जाएगी। मुझे फर्स्ट यूनिट जो परचेस करेगा कंज्यूमर उसमें वो यूटिलिटी ज़्यादा दिखेगा। सेकंड यूनिट जब वो परचेस करने जाएगा तो उसमें फर्स्ट यूनिट से कम यूटिलिटी सेकंड यूनिट में उसको दिखेगी। थर्ड यूनिट में और यूटिलिटी कम हो जाएगी कंज्यूमर की। तो एडिशनल यूनिट के साथ, हर एक एडिशनल यूनिट के साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम कम होती जाती है कंज्यूमर की। तो इसीलिए कंज्यूमर उतना ही परचेस करेगा, उतना ही देने को रेडी होगा जितना उसमें वो यूटिलिटी देखता है। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। और ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यही बेस है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, उसके पीछे का लॉजिक रैशनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो चलो आज हम उससे आगे का कंसेप्ट देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस किसको कहते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट ये भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था और ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। तो देखो ये क्या कहता है, ये वही कहता है, ये हाईलाइटेड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू अ कंज्यूमर। इसका कहना यह है कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी में जितनी यूटिलिटी देखेगा उसके हिसाब से ही उसकी डिमांड डिपेंड करती है। अगर कंज्यूमर ज़्यादा यूटिलिटी देखेगा उसमें, कंज्यूमर देखेगा कि मेरी नीड इसमें सेटिस्फाई हो सकती है, एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा दिख रहा है, तो उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, और वही चीज़ उसका आगे आगे का पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ अ कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी ही वुड बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो कंज्यूमर को अगर उसमें ज़्यादा यूटिलिटी दिख रही है पर्टिकुलर कमोडिटी में, तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसे देगा, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब वही होता है कि कंज्यूमर कितना देने को तैयार है। तो ज़्यादा एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर को, तो वो ज़्यादा पे करेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होगा।
हाँ, लेकिन मान लो अब आपको मैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताऊंगा। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? तो देखो मार्शल ने कैसे डिफाइन किया। उसने कहा कि कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर एक्चुअल में कितना पे करता है और कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है, विलिंग है, इसका जो डिफरेंस है ये क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। जैसे कि मान लो कंज्यूमर एक पानी की बोतल है, उसको ख़रीदना है, वो उसमें यूटिलिटी देख रहा है 30 की, इसका मतलब 30 रुपीज़ वो देने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल में वो मार्केट में कितने मिल रही है? 20 रुपीज़ में मिल रही है। तो कंज्यूमर का तो इसमें फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है? 10 रुपये का फ़ायदा है। तो ये 10 रुपये जो उसका फ़ायदा हुआ, ये कुछ नहीं, ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, वुड बी विलिंग टू पे, म्हणजे कंज्यूमर कितना देने के लिए रेडी है, कितना देने के लिए रेडी है? वो 30 रुपीज़ देने के लिए रेडी है, लेकिन एक्चुअल में कितने में मिल रहा है? वो 20 में मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है 10 रुपीज़ का, ये कंज्यूमर का फ़ायदा है, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा वाला पोर्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे मैथमेटिकली भी उसने लिख के बताया है कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। कंज्यूमर कितना देने को तैयार है? 30 देने को तैयार है, क्योंकि वो उसमें 30 की यूटिलिटी दिख रहा है, माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज, ये माइनस है। तो एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है? 20 रुपीज़ पे कर रहा है। तो 10 रुपीज़ का जो उसका फ़ायदा हो रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस ही है। ठीक है, और ये जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ये डिराइव हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है, अब हम देखेंगे कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आप बताओ कंज्यूमर कितना परचेस करेगा? मान लो पानी की बॉटल है, 20 रुपीज़ में मिल रही है, वो कब तक परचेस करेगा? जब तक, ऑब्वियस बात है, जब वो पानी की बॉटल कंज्यूमर 20 रुपये में ख़रीद रहा है और कंज्यूमर उसमें 20 रुपये की ही यूटिलिटी देख रहा है, म्हणजे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस। ये जब इक्वल हो जाएंगे दोनों, एक्चुअल प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, वो पॉइंट तक कंज्यूमर परचेस करेगा। उसके बाद कंज्यूमर परचेस नहीं करने वाला है, क्योंकि एडिशनल यूनिट परचेस करने जाएगा तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी उसको कम कम दिखेगी। ये हमने पहले ही देखा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स्ट्रा बाय करने जाता है तो एडिशनल यूनिट में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम हो जाती है। तो फर्स्ट यूनिट मान लो 30 रुपये की यूटिलिटी वो देख रहा है कंज्यूमर, और एक पानी की बॉटल पहला यूनिट 20 रुपीज़ में मिल रही है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर परचेस करने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर का सरप्लस कितना है? 10 रुपीज़ का है। उसको 30 रुपीज़ वो देने को तैयार है, लेकिन 20 में मिल रही है तो वो परचेस कर लेगा। मान लो वो जब सेकंड बॉटल परचेस करने जा रहा है, तो सेकंड में वो 26 की यूटिलिटी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने की मिल रही है बॉटल? 20 रुपीज़ की मिल रही है। तो फिर भी वो परचेस करेगा सेकंड बॉटल भी, क्योंकि उसका मार्जिनल, जो उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी 26 की, इसीलिए वो एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा है और कंज्यूमर इसलिए वो परचेस करेगा। ठीक है, जब वो थर्ड बॉटल परचेस करने जाएगा तो उसको उसमें 23 की यूटिलिटी दिखेगी, तो फिर भी वो परचेस करेगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस 20 में है, तो उसकी यूटिलिटी तो ज़्यादा है ना कंज्यूमर की, इसलिए वो थर्ड यूनिट भी परचेस करेगा। वो फोर्थ यूनिट जब परचेस करने जाएगा, मान लो उसको उसमें फोर्थ बॉटल में यूटिलिटी दिख रही है उसको 20 की, और एक्चुअल प्राइस भी कितने की है बॉटल? 20 रुपीज़ की है, तो भी वो परचेस करेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका एक्चुअल प्राइस इक्वल है। 20 की यूटिलिटी वो देख रहा है उसमें, और 20 रुपीज़ का ही उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, ये पॉइंट पे हम बोलेंगे कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब वो पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी एक्चुअल प्राइस इक्वल हो जाती है। तो 20 की यूटिलिटी उसमें देख रहा है वो, और 20 की ही बॉटल उसको मिल रही है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अब कंज्यूमर फिफ्थ यूनिट परचेस नहीं करेगा, क्योंकि फिफ्थ यूनिट में और क्या हो जाएगा? उसकी यूटिलिटी और कम हो जाएगी। अब वो 20 की यूटिलिटी नहीं देखेगा उसमें, अब वो 16-17 की ही यूटिलिटी देखेगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है बॉटल की? 20 ही है, तो अब वो परचेस नहीं करने वाला है। क्यों परचेस करेगा? क्योंकि उसको वो लगेगा कि महंगा मिल रहा है प्रोडक्ट, अब उसकी वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसको उतनी नहीं मिलने वाली है 20 रुपीज़ के जितनी, इसलिए वो परचेस नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो कितना परचेस करेगा, कब, कहाँ, कौन से पॉइंट पर रहेगा? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड की, वो उसकी प्राइस के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा और वो उतने ही यूनिट्स परचेस करेगा, उससे ज़्यादा के यूनिट्स वो परचेस नहीं करने वाला है। वो उतने यूनिट्स परचेस करेगा जितने यूनिट्स में उसको मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस हो जाती है। ठीक है,
या ये आगे मैं एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो चलो देखते हैं टेबल में क्या दिया है। टेबल में यही सारी बातें समझाई गई है। देखो देखो टेबल में क्या कहा गया है। आपको टेबल में बताया नंबर ऑफ यूनिट्स का पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी। ये हर एक यूनिट का, हर एक बॉटल की यूटिलिटी है। जैसे कि अगर मान लो कंज्यूमर पहला यूनिट बाय करेगा तो उसमें यूटिलिटी कितनी देख रहा है, 30 की यूटिलिटी देख रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है, 20 में। तो ऑब्वियस बात है वो परचेस करेगा। तो उसको कंज्यूमर सरप्लस कितना मिला, देखो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस 10। 10 का उसको फ़ायदा मिला, परचेस करेगा वो। लेकिन जब वो सेकंड यूनिट परचेस करने जाएगा, अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। सेकंड यूनिट में उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, उसका एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो 28 का ही सेटिस्फेक्शन वो देख रहा है और एक्चुअल में उसको कितने की मिल रही है, 20 रुपीज़ की। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना रहेगा, 8। ऐसा जैसा जैसा वो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हर एक यूनिट के साथ साथ एडिशनल परचेस के साथ साथ उसकी यूटिलिटी पहले से कम होते जाती है, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो उतनी ही है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होते जाएगा, एडिशनल यूनिट के साथ में कम कम होते जाएगा। अब आ जाओ 6th यूनिट के ऊपर। 6th यूनिट में क्या होगा, उसके देखो जब वो 6th यूनिट परचेस करने जाएगा तो उसमें कंज्यूमर कितना यूटिलिटी देख रहा है, 20 की यूटिलिटी देख रहा है और प्राइस भी कितनी है, 20 है। तो कंज्यूमर का सरप्लस कितना हुआ, 0, ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ। लेकिन जब वो 7th यूनिट परचेस करने जाएगा तो उसमें उसको यूटिलिटी कितनी दिख रही है, 18 की, लेकिन एक्चुअल प्राइस कितना है, 20। तो वो बोलेगा मैं क्यों परचेस करूँ, कि मुझे सेटिस्फेक्शन 18 का ही मिलने वाला है और प्राइस कितनी है, 20 रुपीज़। तो वो परचेस ही नहीं करेगा। इसका मतलब कंज्यूमर कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 6th यूनिट पर ही स्टॉप हो जाएगा। मान लो अगर बॉटल की प्राइस कम हो जाती है, मान लो बॉटल की प्राइस हो जाती है 18 रुपीज़ की, तो इससे क्या इफेक्ट हो जाएगा, इससे इफेक्ट ये होगा कि पहले जब प्राइस 20 थी तो कंज्यूमर कहाँ पे रुक रहा था, वो 6 यूनिट्स ही परचेस कर रहा था। अब अगर प्राइस 18 हो गई तो प्राइस 18 हो गई तो अब वो 7th यूनिट भी परचेस करेगा, क्योंकि 7th यूनिट में उसको कितना यूटिलिटी दिख रहा है, 18 का, और एक्चुअल प्राइस कितनी है बॉटल की, 18 रुपीज़ है। तो इस पॉइंट पे वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब देखो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे वर्क कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड का कहना वही होता है कि अगर आप प्राइस चेंज करोगे, प्राइस को कम करोगे, तो गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखो प्राइस को हमने कम किया, 18 कर दिया, तो कंज्यूमर कितना परचेस करेगा, 7 यूनिट्स परचेस करेगा। और प्राइस अगर 20 रखोगे तो कितना परचेस करेगा, 6 यूनिट्स परचेस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस की वजह से अफेक्ट होता है, क्योंकि यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ कम कम होते जाती है। तो अगर आप प्राइस को कम करोगे तो कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा परचेस करेगा। अगर आप प्राइस को 20 रखोगे तो वो 6 यूनिट्स ही परचेस करने वाला है, और प्राइस को रिड्यूस करके आप 18 कर दोगे तो 7 यूनिट्स वो परचेस करेगा। तो कुछ नहीं, बस यही कहना है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, हर एक यूनिट के साथ साथ कम कम होते जाता है। वो फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 वो जीरो पे आता है। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस कभी निगेटिव नहीं जाता, क्योंकि कंज्यूमर वो 7th वाला यूनिट कभी परचेस ही नहीं करेगा, तो कंज्यूमर सरप्लस कभी निगेटिव नहीं जाएगा। अब इसको ही अगर मैं आपको बताऊँ, ये ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, तो याद करो हमने क्लास में भी ऐसा ग्राफ बनाया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा था कि जैसे जैसे आप परचेस करते जाओगे एडिशनल यूनिट, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम कम होते जाती है। ये ऊपर टेबल में भी आपको दिखेगा। देखो हर एक यूनिट के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम कम हो रही है। पहले 30 थी, बाद में 28 हो गई, बाद में 26 हो गई। हमने एक कर्व पहले बनाया था क्लास में, आपको याद होगा तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ये डिमांड कर्व के जैसा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व DD1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो अगर थोड़ी देर के लिए प्राइस है P, OP प्राइस है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो कंज्यूमर कितना परचेस करेगा, OQ कमोडिटी परचेस करेगा। OQ यूनिट्स ही परचेस करने वाला है, Q से ज़्यादा यूनिट्स वो परचेस नहीं करने वाला है। और ये जो आपको लाइनिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये कोई नहीं है, वो ये कंज्यूमर सरप्लस वाला ही एरिया है ये। क्योंकि देखो P से लेके Y तक का जो एरिया है, ये जो लाइनिंग वाला एरिया है, ये क्या बताता है कि ये एडिशनल यूटिलिटी है। जैसे फर्स्ट यूनिट अगर कंज्यूमर परचेस करेगा तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन प्राइस क्या है, कम है, उसको Y तक यूटिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, और प्राइस कितनी है, P है। तो ये जो ऊपर का एरिया है 10 वाला एरिया है, तो कंज्यूमर सरप्लस वाला कौन सा एरिया है, ये लाइनिंग वाला एरिया है। तो कंज्यूमर वही पॉइंट तक बाय करेगा जिस पॉइंट तक उसकी प्राइस
इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हो रही है, तो पॉइंट आर पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इसीलिए वो ओ क्यू कमोडिटी बाय करेगा, उतना ही वो परचेस करने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का। तो चलो हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हम क्या देखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले लिमिटेशंस इसके क्या है। तो एक्चुअल में कंज्यूमर सरप्लस के लिमिटेशंस वो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिमिटेशंस थे। उधर भी हमने क्या देखा था कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या एज्यूम किया कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मेजर नहीं हो सकता है। और यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे मेजर होगा? कि कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। तो जब यूटिलिटी मेजर ही नहीं हो सकती है तो ये कंज्यूमर सरप्लस कैसे मेजर हो पाएगा? तो इसलिए पहला लिमिटेशन यही है कि कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको भी मेजर करना मुश्किल है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में कहा गया कि नेसेसरीज के केस में क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पहले वाले यूनिट की, सबसे पहले वाले यूनिट की, वो इनफाइनाइटली लार्ज होगी। मान लो आपकी कोई नेसेसरी है, नेसेसरीज के केस में क्या होता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इनफाइनाइटली लार्ज होगा। तो उस केस में कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में क्या कहा गया है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट में सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस में क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। अगर मार्केट में ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो कंज्यूमर सरप्लस कम रहेगा, और मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको वही चीज़ बाय करनी होगी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि जो प्रेस्टिजियस वैल्यू के जो आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती है, उसके ऊपर ये यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का वो अप्लाई नहीं होता, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 में वही कहा गया है। हमने देखो एक एजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम क्या मानते हैं कि वो स्टेबल है, क्योंकि हम यूटिलिटी को कैसे मेजर कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी की यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि किसी एक आर्टिकल को, किसी एक कमोडिटी को हमको स्टेबल करना पड़ेगा, तो हमने मनी को स्टेबल किया था। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, हम ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। मार्जिनल यूटिलिटी की मनी की क्या होती है, चेंज होते जाती है। तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करता है कॉन्सेप्ट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये लिमिटेशंस है। इसके आगे जो दिया गया है ये वो एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। आप बस जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद मैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर करूँगा जिसको हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दोस्तों ये सेकंड वाले यूनिट में हमको 2 थ्योरीज पढ़नी थी, जिसमें से एक थ्योरी हमने ऑलरेडी क्लास में कवर की है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमारी दूसरी थ्योरी जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो बाकी है, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, और हो सके तो मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, थैंक यू। आप पढ़ते रहो। आपको अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो सकता है आपका अगर कोई बड़ा डाउट है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि डाउट है मुझे जो सॉल्व करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप बताओ मुझे कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, आप डिस्कस करोगे तो मुझे समझ में आएगा। तो आप ऐसा कोई हिचकिचाओ मत, आप कोई भी झिझक मत रखो मन में, आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो डाउट। ठीक है। ओके, थैंक यू।